नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। सिरसा के एलनाबाद हलके के गांव कागदाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस जनसभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सहित कई कांग्रेस नेता पहुंचे। इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन सिंह बेनीवाल के लिए वोटों की भी अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका गठबंधन जनता के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए है। वही बीजेपी ने पिछले 7 सालों में एक भी विकास से कार्य नहीं करवाया। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला के इस्तीफे दिए जाने पर बोलते हुए कहा कि खुद अभय चौटाला ने इस्तीफा देते समय कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो विधानसभा नहीं जाएंगे। तो क्या अब कानून वापस हो गए जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? कि 30 तारीख को चुनाव होगा और आज पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश एलनाबाद की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। ये क्या फैसला लेने जा रहे हैं, उसका आज आपके फैसले का दूरगामी असर पड़ना है। सरकार बनने बिगड़ने में साझी नहीं होगा, क्योंकि एक एमएलए का सवाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा दूरगामी इसका असर पड़ना है। आगे राजनीति क्या मोड़ लेगी, कहां जाएंगे, इस बात पे हो। अब मुख्य रूप से यहां पर 3 उम्मीदवार हैं। एक कांग्रेस पार्टी का है, एक भाजपा जजपा का है और एक इनेलो से। 3 यहाँ हैं। तो जहां तक सवाल है भाजपा और जजपा का, इनका घोषणा पत्र उठा के देखो आप, क्या क्या मतलब बिल्कुल सैकड़ों वायदे थे। मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है इनको, जजपा और भाजपा को, एक भी वायदा पूरा किया। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया वोट डालने से पहले। भाई अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने के बाद भी दे सकते थे ना, अगर इस सरकार के खिलाफ थे तो, लेकिन वोट डालने से पहले इस्तीफा दे गया। और कहा क्या, ये कहा कि 3 जो एक कानून हैं, कृषि कानून, इनके विरोध में मैं दे रहा हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा भी उसका, हमारे किसान भाई बैठे हैं। तो ये कानून, कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूं और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो तीनों कानून वापस हो गए जो दोबारा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अपने संबोधन में अभय चौटाला को घेरते हुए कहा कि जब विधानसभा के सदन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो अभय का विपक्ष होने के नाते एक फर्ज बनता था कि वो सरकार के खिलाफ खड़े हों और लोगों की आवाज उठाते, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता चुना। जब सदन में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो लोकदल को, अभय सिंह चौटाला जी को, क्योंकि एक ही पार्टी है, एक ही एमएलए, उससे ज्यादा नहीं, उनका फर्ज बनता था और जिम्मेवारी थी, क्योंकि वो विपक्ष में थे, कि विपक्ष के साथ खड़े हों, सरकार के खिलाफ खड़े हों और आजकल के जो मुद्दे हैं, चाहे किसानी का हो, चाहे इलाके की बातें हो, उनको वहां पर उठाते और सरकार को कटघरे में खड़ा करते। लेकिन उन्होंने आसान रास्ता चुना, इस्तीफा पहले ही दे दिया, जो पता तो चले कि ये सरकार के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं या केवल अपनी राजनीति। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्प अर्पित कर उन्हें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और भवानीखेड़ा के विधायक विशंभर सिंह ने भी महर्षि वाल्मीकि को नमन किया। इस दौरान विधायक विशंभर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को महाकाव्य भेंट भी की है।
अंबाला में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी हम सबके आराध्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन मेहनत और तपस्या में गुजारा। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हम सबको उनके वर्णन किए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भगवान वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये आज बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है और हमारे समाज की नींव जो उन्होंने रखी थी वो हमारे रामायण के रचिता हैं और जिस रामायण के थ्रू उन्होंने हमारे संसार को, हमारे पूरे समाज को उन्होंने मर्यादा की शिक्षा दी, एकता की शिक्षा दी, मित्रता की शिक्षा दी और एक होकर बहुत पसंद था, बहुत जो आज तस्वीरें में आ रहे हैं चंडीगढ़, फरीदाबाद, महम और अंबाला। चंडीगढ़ में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री ने नमन किया, वाल्मीकि जयंती पर आप देख पा रहे हैं पुष्प अर्पित किया। और वही दूसरी ओर आप देखिए फरीदाबाद की भी तस्वीरें सामने आई हैं। महम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर उन्हें याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। और वही चौथी तस्वीर अंबाला की जहां पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी पूजा अर्चना की और वाल्मीकि जी को नमन किया। उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि उनके पद चिन्हों पर जो बताए गए उनके बातें हैं उन पर अगर हम चलते हैं तो हमारा समाज एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो अंबाला की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची हुई थी। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बच्चों से भी मुलाकात कर रही हैं, जो वहाँ पर महिलाएं थी उनसे भी मुलाकात कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी बताने की पूरी कोशिश की है कि वाल्मीकि जी ने जो चीज़ें पहले लिखी हैं, जो उन्होंने चीज़ें समझी हैं, बताई हैं, अगर उन तमाम चीज़ों पर हम कार्य करें, आज की जनता कार्य करे, तो आज हमारा जो ये समाज है सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को आप देख रहे हैं। वाल्मीकि जी की जयंती है आज और इस जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वाल्मीकि मंदिर पहुंची थी, वहां पर पूजा अर्चना की है, उन्होंने लोगों से बात की है। आगे बढ़ते हैं, फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और नवनिर्मित खेड़ी पुल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में खेड़ी पुल काफी लंबे वक्त से जर्जर हालत में था, जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाकर 6 लेन में तैयार किया गया है। इससे फरीदाबाद की जनता को सहूलियत होगी और लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस काम में विधायक ने प्रयास करते हुए अमाउंट पास कराया है। लोकप्रिय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उनके क्षेत्र में ये खेड़ी पुल बहुत दिन से जर्जर हालत में था, घंटों घंटों का जाम लगता था। 21 करोड़ की लागत से इसको 6 लेन बनाया गया है, जो बनकर तैयार हो गया। आज विधिवत उसका उद्घाटन हुआ है। और एक नहीं, पल्ला से लेकर चंद्रावली तक दर्जनों पुल इस तरह 4 लेन के बनाए गए हैं। जहाँ पहले अंग्रेजों के बनाए हुए पुल थे, कभी नया पुल बनाने की सोच ही नहीं गई। और यही नहीं, इस फरीदाबाद के जो भारत कॉलोनी से लेके जो खेड़ी रोड जाता है, जसाना रोड और नचौली रोड है, इसको भी खेड़ी मोड़ तक 4 लेन बनाने के लिए 7 करोड़ का बजट हमारे विधायक जी ने मंजूर कराया है। उसका काम भी आज शुरू किया है। और उससे आगे मंझावली पुल तक 7 मीटर था, उसको 10 मीटर करा दिया गया है ये काम। और पल्ला से लेके खेड़ी पुल तक बीच में 4 कलवर्ट थी। 4 लेन के रोड पे बीच बीच में जो पुलिया थी वो 6-6 फुट टूट कर रह गई थी। उनके लिए भी 17 करोड़ का पैसा मंजूर करा दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगले 2-3 महीने में उन 4 पुलियाओं का काम भी 17। और वहीं कई राज्यों में बारिश से किसानों की फसलें खराब हुई, जिसको लेकर किसान मोर्चा ने एक रणनीति बनाई और सरकार से मुआवजे की मांग की है। वही रास्ते खुलवाने को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जिसको लेकर राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनी।
राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बारिश हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार जो है जो फसलें खराब हुई हैं उस पर 100% मुआवजा दे। तो सीधे बात कर लेते हैं, दलहन तिलहन और जो अन्य फसल खराब होने की बात आपने कही है, सरकार से मुआवजा ही मांगा है और ये भी कहा है कि BKU के जो जुड़े हुए किसान हैं वो इसमें मदद भी करने के लिए जा रहे हैं। पूरा मामला जानना चाहिए। देखो, पूरा बर्बाद हो गया जो अपना पहाड़ी क्षेत्र था। जी जी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जी और उत्तर प्रदेश का बरेली से दूसरी साइड का जो हिस्सा है जी वो इससे पूर्ण रूप से प्रभावित है। जी अगर पहाड़ की बात करें तो वहाँ पे वेजिटेबल्स, जी दालें, जी और नीचे पे दालें और धान की फसल, जो वेजिटेबल्स है वो। और ये करीब 5 स्टेट में बेमौसम बारिश से पूरी फसलें किसानों की बर्बाद हुई। जी और इसका असर आप देखोगे कि बरेली तक, मुरादाबाद तक इसका असर देखने को मिल रहा है अभी। जी तो सरकार की जिम्मेदारी है, नुकसान हुआ है तो किसान की क्या गलती है? जी जिनको 100% मुआवजा सरकार दे। जी अगर किसी फैक्ट्री वाले को लॉस हो जाता है तो सब माफ होता है उसका। जी जी तो इसका पूरा जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको तुरंत वो करे। और हमने जो किसान संगठन के लोग हैं उनसे भी ये कहा कि जो आपके पड़ोस में जी हालात खराब बने हुए हैं जी जी उनकी तुरंत मदद, जो भी मदद कोई कर सकता है वो देख के उनकी मदद करवाएं। सुप्रीम कोर्ट में कल एक अहम सुनवाई होनी है रास्ते को लेकर। तो ये भी कहा गया है कि एक नोटिस राकेश टिकैत साहब को ही भेजा गया है। तो क्या कोर्ट में कोई जवाब आपकी तरफ से जाने हाँ, वाला है? जाएंगे, हमारे एडवोकेट जाएंगे। जी और रास्ते तो हमने तो कहा कि रास्ता हमने रोक ही नहीं रखा। रास्ते तो खुलना चाहिए, हमको भी दिल्ली जाना है। बंद किसने किया है रास्ता? बंद तो भाई सरकार ने कर रखा। आप देख लो जाके किसने बंद कर रखा है। बैरिगेटिंग हम लेकर आए, हमें भी दिल्ली जाना। रास्ता तो चलने के लिए आया है, हमको भी जाना है दिल्ली। जी 18 का रेल रोको, क्योंकि उसमें मांग पूरी नहीं हुई। तो आपने कहा था एक महापंचायत होगी, तो अभी उस पर कोई डिटेल आप देना चाहें? कब वो महापंचायत? अभी उसमें डिटेल नहीं है। पंचायतें तो होगी, पूरे देश भर में होगी। जो इशू जी ये डिमांड भारत सरकार से है तो उसमें मंत्री का इस्तीफा जी और उसकी गिरफ्तारी ये डिमांड नोट में जुड़ गया है। जी अब जहाँ पे भी डिमांड होगी तो ये 2 चीज़ें और उसमें जुड़ जाएगी। जी तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया। तो वही बांग्लादेश में हिंदू परिवारों और धर्म स्थलों पर हो रहे हमले के खिलाफ मानेसर में प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल ने शहीद पार्क में IMT चौक पर प्रदर्शन मार्च निकालकर बांग्लादेश और पाकिस्तान का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर बांग्लादेश में ऐसे ही हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा तो ये काफी निंदनीय साबित होगा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से देश भर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में भी बांग्लादेश में हुई हिंदुओं के मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद ने घटनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। और वही हरियाणा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां करनाल में डेंगू के मरीजों की संख्या 49 हो गई है। वही डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में एक वार्ड अलग से बनाया गया है। इस वार्ड में 10 बड़े बेड जो है वो मौजूद हैं, जिसमें मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी ओर बात करें भिवानी की तो यहाँ भी डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भिवानी में डेंगू के आए दिन मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक 59 लोगों को डेंगू हो चुका है। इनमें से 14 मरीज का इलाज हो चुका है। बाकी अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या 173 पहुंच गई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम रोज घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच कर रही है ताकि डेंगू को बढ़ने से रोका जा सके। और स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों की सख्त निर्देश दिए कि वे संदिग्ध डेंगू मरीजों की जानकारी और सैंपल जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचे।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन की राहत के बाद आज फिर तेल के दाम में इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल 35-35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 112 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में डीजल अब 102 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर के भाव बिक रहा है, जबकि दिल्ली में डीजल का रेट 94 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर है। ऊपर है ना 138 पड़ रहा है हमारे को। तो आइल पकड़ने हो उसके बाद में 1 लीटर पूरा नहीं आ रहा, 93 पॉइंट आ रहा है। तो पूरा बजट बिगड़ा हुआ है, यानी जो हमारी जो कमाई है वो ख़त्म हो रही है कि वहाँ गाड़ी का मेंटेनेंस है, ये है वो है, और कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, पेट्रोल और डीजल इतना महंगाई हो गई है कि उसके वजह से हमारा काम धंधा एकदम ठप पड़ गया है। कमाई नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। आधी कमाई दिन भर मेहनत करो, 500 रुपये कमाओ, 300 रुपये पेट्रोल में डालो, घर में क्या ले जाएंगे और क्या खाएंगे और क्या पाएंगे। ये कोई महंगाई ना, यानी हर चीज़ की महंगाई हो गई है। पेट्रोल और डीजल ये तात्काल में कम करना चाहिए, उसके वजह से सर्वसामान्य आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल तो बहुत बढ़ गया है और यानी गरीब इंसान को तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, नॉर्मल इंसान को भी बहुत तकलीफ़ होती है और हमारा पूरा बजट बिगड़ गया है। तो पेट्रोल तो कम होना चाहिए, मुश्किल हो गई गाड़ी चलाना। कोई जवाब नहीं देता, पब्लिक भी कुछ नहीं बोलती। अभी अपने मन से ही बोलना पड़ेगा और तो कुछ हो नहीं सकता। और वही भिवानी में महंगाई को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों में वाहन चालक तो परेशान है ही, वही दूसरी चीजों पर भी असर देखने को मिल रहा है। भिवानी से रवि चांगड़ा की यह रिपोर्ट देखिए। 2 दिन छोड़कर एक बार फिर से महंगाई का बम फूटा। आज 36 पैसे डीजल और पेट्रोल में बढ़ाए गए हैं। अगर बात करें भिवानी की या पूरे प्रदेश की, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, उसके बाद पेट्रोल की कीमत 104 रुपये से पार जा चुकी है। 104 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है। आप देख पाएंगे किस तरह से, हालांकि लोग परेशान हैं और एक महंगाई बढ़ने की वजह ये भी है क्योंकि अगर निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। अगर डीजल के दामों की बात करें 95 के पार, 95.97, यानी पूरी तरह से 36 पैसे डीजल में भी प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े हैं। तो लोग बेहद परेशान हैं। पेट्रोल के दामों की बात करें चाहे डीजल के दामों की बात करें, दोनों ही जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनकी कीमतें लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह के अंदर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो है दोनों उत्पादों में वृद्धि हुई है। मैं आपसे बात करूंगा, अगर बात करें पेट्रोल डीजल के दामों की, भाई साहब क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की जो जेब पे जोर इसका बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सर। 3 दिन पहले पेट्रोल डलवाया था, पहले पेट्रोल डलता था 5-5 दिन चल जाता था सर। अब ये 3 दिन पहले डलवाया, दोबारा डलवाने आया हुआ। एक सप्ताह में 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ। आपको नहीं लगता महंगाई इससे और बढ़ेगी? अभी तो बढ़ रही है सर, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी तो ये आगे और बढ़ेगी जो हिसाब चल रहा है। हमें तो लग रहा है दोबारा साइकिल पे आना पड़ेगा, ये व्हीकल सारे हमें घर खड़े करने पड़ेंगे सर। जाहिर तौर पर। और वाहन चालक, आपको क्या लगता है रसोई का बजट भी निश्चित तौर पर गड़बड़ाएगा अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब्जियां, फ्रूट्स, वो तमाम चीज़ें बढ़ चुकी हैं। गड़बड़ तो हो ही गया, सबका बजट ही हिला हुआ है। कुछ तो कोविड से वैसे ही फाइनेंशियली मेंटेन नहीं हो रहा कुछ, और ऊपर से फिर पेट्रोल की वजह से सारा ही गड़बड़ हो चुका है अब तो। आपका नाम? नेहा। नेहा जी ने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि कोविड की वजह से पहले लोग बेहद परेशान थे और उसके बाद परेशानियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। अभी एक सज्जन से हमने बात की थी कि पेट्रोल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़े हैं, पहले 5 दिन तक पेट्रोल चलता था। मैं आपसे बात करूंगा सर, पेट्रोल डीजल भी एक सप्ताह की बात करें, एक सप्ताह में कितने दाम? कस्टमर से हमने बात की है, यहाँ आप जिस तरह से जो दाम बढ़े हैं, एक सप्ताह में 2 रुपये जो है डीजल पेट्रोल में बढ़े हैं। 2 दिन का ब्रेक लगा था। आपको क्या लगता है आगे बढ़ोतरी इसी तरह से जारी रहेगी? प्रतिदिन बढ़ रहे हैं या कोई किसी तरह से कोई? देखो जी, जो सरकार का अपना प्रोसीजर है उसका हम क्या बता सकते हैं। सेल पर तो काफ़ी असर पड़ा है, कस्टमर की भावना से भी पता लगता है। कस्टमर बहुत रुष्ट है। भाई होगा 50-40 किलोमीटर चल रही है। दिक्कत है। पहले 60 आया करता, 2 चक्कर काटना पड़ा भाई शहर में। तो अब दिक्कत है भाई। लोगों की जेबें जो है वो ढीली हो रही हैं। जैसा मैंने बताया कि एक सप्ताह में जो है 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हुई। हालांकि 2 दिन ब्रेक के बाद आज एक बार फिर से 36-37 पैसे प्रति लीटर की दर से जो है
पेट्रोल वो बढ़ रहे हैं लगातार। और न केवल डीजल पेट्रोल, ना केवल वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा, वाहन चालकों की जेबें ढीली होंगी, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, माल बढ़, हालांकि सब्जियों की चाहे बात करें, फूड्स पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।